बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। तो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त अंदरूनी खाना एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। मैं बहुत बार अपने वीलॉग्स में आपको बता भी रहा था कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि खुद तैयार करदा हैं, जिनको लॉन्च किया गया है। वो इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि वो बहुत सारे लोगों ने हम पर तनकीद भी की। तो आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ कातिल पकड़े गए हैं और कुछ बहुत बड़े सबूत आज हमारे हाथ लगे हैं। ये व्लॉग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जनाब मिस नहीं करना कि कैसे इमरान खान को रास्ते से हटाने की जनाब साजिश हो रही है। एक एक किरदार ने आज आपके सामने बेनकाब करूंगा, कुछ नाम लेकर आपको बताऊंगा कि आज जो पार्टी के अंदर एक खुफिया या आप कहें कि एक अंदरूनी खाना एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का जो इलामिया जारी हुआ है उसने बड़े बड़ों की जो है वो नींदें हराम करके रखती हैं कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कौन सी नई साजिश तैयार हो चुकी है। और वो अब की बार किसी ताकतवर ने नहीं की, बल्कि खुद पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने वो साजिश तैयार की है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब खुफिया एजेंसियों पर भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है। यह इल्ज़ाम जनाब किसने लगाया है, जिसके बाद नई आग भड़क उठी है। बड़ी खौफनाक तरीन सिचुएशन है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अनहोनी होती चली जा रही है खुफिया एजेंसीज के लिए। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर सऊदी अरब ने भी इस वक्त पाकिस्तान की मंजी जनाब ठोक के रख दी है और मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को बचाने आज मैदान में उतरे हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नबकाम, आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया तैयार कर रहे थे और बयानिया को तैयार करने के लिए राणा सनाउल्लाह साहब को मैदान में उतारा जाता है, जिन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ हाथ कर दिया है और हम मुज़ामती बयानिया बनाने जा रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब को इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अब सदर भी बनाया जा रहा है और एक मीटिंग हो चुकी है और वो चीन का दौरा करके वापस भी आ चुके हैं। आज वो लाहौर पहुंचे हैं, पार्टी के लिए वो दोबारा मुतहरिक हुए हैं। अब यानी कि पार्टी एक मुज़ामती बयानी की जाने बढ़ रही थी। तो आपने फिर ये भी देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अंदर खाते इनको जनाब शट ऑफ कॉल दी थी। उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता है। कल के एक प्रोग्राम ने राणा सनाउल्लाह साहब ने काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, ये मफाद प्रस्त नहीं है, ये किसी जाती एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रहे और इनकी एक्सटेंशन को लेकर जो खबरें हैं वो भी जाती एजेंडा नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बना रहे थे, जब उनका अचानक से ये सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो जाता है। और फिर शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब ने जनाब राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक साहब को ये ऑफर दी कि आप आए हुकूमत के अंदर वजारत लें और आप जो है वो हुकूमत को चलाएं। लेकिन इन दोनों ने जनाब वजारत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की हिमायत से मशरूत होगा, हम पार्टी से बाहर रहकर जो है वो एक बयानिया बनाएंगे। तो बयानिया इनसे बन नहीं रहा। इमरान खान की एक तो पॉपुलरिटी जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और वो पाकिस्तान की अवाम की रेड लाइन बन चुके हैं और अवाम कोई भी बयानिया इसको खरीदने को तैयार नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि ये दौर इमरान खान के दौर से याद रखा जाएगा या फिर ये जमाना इमरान खान के जमाने से याद रखा जाएगा, तो कहना गलत नहीं होगा। यानी कि अगर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया बंद करके, ट्विटर बंद करके, आप व्हाट्सएप कुछ भी बंद करके इमरान खान के बयानिया को रोक लेंगे, तो ऐसा अब हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनका बयानिया घर घर तक जा पहुंचा है, बल्कि लोगों के दिलों में घर चुका है। अब जनाब आपको एक बहुत बड़ी खबर में आप ब्रेक करने जा रहा हूं। हुआ ये कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जहां पर एक जानिब तो इनकार कर दिया था कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, आज जनाब उनको वज़ीर-ए-आज़म का मशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह साहब को जनाब जो है वो उनकी तैनाती हो चुकी है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस तैनाती की मंजूरी भी दे दी है और इस हवाले से उनका जो ओहदा है, जो मशीर उनको बनाया गया है, वो उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। राणा सनाउल्लाह साहब को जनाब हुकूमत के अंदर ले लिया गया है, वो शहबाज शरीफ के सियासी अमूर के मशीर होंगे और उनको जो है मशवरा दिया करेंगे। तो यहाँ से जो है वो इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इनका जो बयानिया है उसकी मंजी इस्टेब्लिशमेंट ने ठोके रख दिया कि जनाब अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे ना तो फिर ये आखिरी मौका है। फिर जियो न्यूज़ के ऊपर एक कमर्शियल भी आजकल चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि सियासी रहनुमाओं ये आपके पास आखिरी वक्त है और फिर रेड बटन पर हाथ लगाया जाता है, यानी कि मार्शल लॉ की जो है बदबू सुनाई दे रही है। और ये मार्शल लॉ की जनाब इस वक्त ये खबरें चल रही हैं कि फिर अगर
آپ کے ہاتھ سے حالات نکل گئے تو پھر ہم جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ سیاستدانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان منصوبے کی نواز اور حکومت کے اندر. اور پھر جناب آج جو قادر مندو خیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہی میاں نواز شریف جو ہیں وہ 2-3 ہفتوں کے بعد کہیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ مزاحمتی بیانیے کی جانب بڑھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جناب انہوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کو خارج کر دیں گے اور پھر محسن نقوی کو آگے وزیر اعظم لگایا جائے گا اور پھر ان کی آگے منجی ٹھوکی جائے گی. شہباز شریف کو پھر جیل میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ لوگ جو جیل کے اندر ان کو جیلوں سے باہر اور جو باہر ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. تو یہ ایک پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس حکومت کو، پاکستان مسلم نواز کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ شانے بننے کی کوشش کریں گے اور تیزی تراری ہمیں دکھائیں گے اور تو ہم جناب آپ کو پھر کھوٹے لائن لگا دیں گے اور پھر عمران آ جائے گا اور پھر عمران آپ سب کو جو ہے الٹا لٹکائے گا. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کیمپوں میں خاموشی ہے. اور پھر جناب یہ ساری صورتحال تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی ہے. اجمل جامی صاحب جناب انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بات ان سے ہوگی جن کے پاس طاقت ہے اور عمران خان نے دوسری جماعتوں کو ان کی حیثیت بتا دی ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا جناب انکشاف ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی اوقات بتا دی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے پاس طاقت ہے، کیونکہ آپ تو طاقتور نہیں ہیں. یا تو پاکستان میں ایک سیاسی حقیقت ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی اور وہ پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اور دوسری طاقتور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ آپ پنگا نہیں لے سکتے. یہ حقیقت ہے، جو مرضی کر لیں اس وقت 2 سال سے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ 2 سال سے یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے. اب جناب کچھ اہم ترین خبروں کی جانب بڑھتے ہیں کہ سعودی عرب نے اس وقت موجودہ حکومت کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے. شہباز شریف کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. محمد بن سلمان جناب عمران خان کے حق میں سامنے آئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہیں وہ دورہ سعودی عرب پہ گئے اور وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کو اس وقت ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. یہ پیغام ان کو وہاں پر پہنچایا گیا تھا. مبینہ طور پر جو ہمیں خبریں کچھ ملیں تو میں نے آپ کے سامنے رپورٹ بھی کیا. اور پھر سعودی وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں، سعودی وزیر دفاع پاکستان آئے. رات کے اندھیرے میں ان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر ایک دن کے بعد آئی ایس پی آر نے یہ اعلامیہ جاری کیا. یہ خبر میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے بریک بھی کی، الیکٹرانک میڈیا پر کوئی خبر یہ نہیں چل رہی تھی. اور پھر اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پر گئے، سعودی عرب کے دورے پر گئے. آج جناب بہت بڑی خبر ہے، یہ انکشاف کیا جا رہا تھا، یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بہت بڑی سرمایہ کاری لے کر پاکستان آئیں گے. چائنا بھی شہباز شریف سے ناراض ہے اور ان کو ابھی تک کوئی دورے کی چائنا کی جانب سے دعوت نہیں دی گئی. تو وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب کے دوران سرمایہ کاری کا کوئی معاہدہ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ایکسپریس نیوز نے اب یہ رپورٹ کر رہا ہے، اس پہ یہ انکشاف ہوا اس رپورٹ میں کہ ابھی تک سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو شہباز شریف صاحب دورے پر ہیں اس میں کوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا. اور دورہ سعودی عرب کے دوران ملک میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے نئے مقامی سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا ہم پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کیونکہ امریکہ کا ہائی لیول وفد پاکستان میں موجود ہے، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تب جا کر سعودی عرب پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. اب پاکستان جو ہے ہمارا نظریہ بھی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو یہ پریشر ہے. تو سعودی عرب نے یہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر یہ دباؤ بھی ڈالا ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب کا یہاں پر ایلیمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے قرض کی قسط جاری کیے جانے کے باوجود بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ منگل کے روز بدترین مندی کی لپیٹ میں رہی ہے اور مندی کے سبب 64% جو حصہ ہے اس کی قیمتیں گر گئی ہیں، جبکہ سرمایہ کاروں کے 1 ارب 24 ارب 7 کروڑ 60 لاکھ روپے ڈوب گئے ہیں، یعنی کہ 1.5 ارب کے قریب جو ہے سرمایہ کاروں کا پیسہ ڈوبا ہے. اس قدر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بدترین صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جناب طاقتوروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور یہ عمران خان جس کے دور میں 6% ملک ترقی کر رہا تھا، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اوپر تھی، ہمارا جی ڈی پی اوپر تھا جناب. پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان دنیا میں بہت بڑے لیول پر چلا گیا. ہم دنیا کے سیکنڈ موسٹ جو ہیں وہ آئی ٹی میں پیسہ بنانے والے ملک میں شامل ہوئے. ہم نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر پاکستان امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت آگے گیا. تو پھر جناب رجیم چینج آپریشن ہو گیا کیونکہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا اور دشمن کو یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی. امریکہ نے سازش کر کے مقامی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر اس وقت ہی جناب جو ہے وہ ایک موجودہ حکومت تو چلتی حکومت کا تختہ الٹ دیا.
तो सऊदी अरब इस वक्त मंजी ठोक रहा है पाकिस्तान के टिका के। अब जनाब दूसरी जानिब इमरान खान को रास्ते से हटाने की एक साजिश पकड़ी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हैं जो इस साजिश के अंदर जनाब बराह रास्त शामिल भी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक रॉन्ग नंबर है, मैंने आपको खबर दी थी। तो खैर कहीं ना कहीं शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरह से भी काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब को भी पता है, उनको बताया भी गया, उसके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खान साहब को सामने रखा भी गया कि जनाब वो पार्टी के लिए अलग लाइन लेते हैं, वो किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। खान साहब तक जो है वो ये बात पहुंचाएगी। खान साहब ने कहा कि देखें मेरे अंदर होने के बाद भी वो शख्स जो है वो पार्टी को मोबिलाइज कर रहा है, वर्कर्स वो निकाल रहा है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अभी उसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो अब ये एक आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि इसको बताया जा रहा है कि पीटीए का शहजादा बिखरा हुआ है, हर शख्स अपनी लाइन ले रहा है। तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कमजोर इस वक्त आपको ग्राउंड पे नजर आ रही होगी, ये इमरान खान के लिए अल्टीमेटली फायदामंद है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर कमजोर रहेगी तो इमरान खान साहब अंदर मजबूत होंगे, उनके फैसले वहां पर चलेंगे। अगर पीटीए की कोई लीडरशिप मजबूत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब की जो फैसले हैं उनको जनाब ये आगे लेकर जाएंगे और खान साहब की बात जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि कुछ खान साहब अंदर कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और आकर रिपोर्ट कर देते हैं। तो जनाब आपको मैं बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में ये फैसला हुआ है, जो इलामिया जारी हुआ है कोर कमेटी का, कि 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला इमरान खान की रहाई तक मौखर कर दिया गया है। वापसी की दरख्वास्तों पर रहाई के बाद इमरान खान के सामने वो रिपोर्टें पेश की जाएंगी। अब फवाद चौधरी, उसके बाद उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान जो हैं वो जनाब उनकी मंजूरी खान साहब ने दे दी थी कि इनको वापस लिया जाए। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी जो है वो पी काटी, जनाब उनको भी जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा और जो मुश्किलात हैं कभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया पर बात भी की। अली नवाज अवान के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने, सदाकत अब्बासी के साथ जो जुल्म हुआ है अगर हम आपको बता दें तो आप हिचकियां बन जाए, इतना रोएं। जो शख्स जो उस शख्स का जुल्म हुआ है वो जनाब पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। उस्मान डार की कहानी भी आपके सामने कि उनके ख़ानदान ने जो जुल्म और बर्बरी की जो है वो इंतहाएं देखी, उनकी घरों की औरतों की इज्जत जो है वो माल की गई, वो सब कुछ आपके सामने था। तो अब जनाब हुआ क्या है कि पार्टी ने अचानक से उनको लेने से इनकार कर दिया। रऊफ हसन साहब ने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि देखें हम इनको वापस नहीं लेंगे, मैं इनकी मुखालफत करूंगा। ये रऊफ हसन के बाप की पार्टी नहीं है। रऊफ हसन साहब ने कोई इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शेर अफजल मरवत ने कोई इतना काम नहीं कर दिया कि इमरान खान साहब उनकी बातें मानकर जो लोग पार्टी के साथ 20-25 सालों से मुंसलिक हैं आप उनको बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो फवाद चौधरी साहब की वापसी का रास्ता रोकने के लिए शिबली फराज का जो ग्रुप है वो वक्ती तौर पर जनाब कामयाब हो चुका है। शिबली फराज साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब की वापसी का रास्ता रोका जाए और दीगर लोगों की वापसी जो उसका रास्ता रोका जाए। उसमें रऊफ हसन साहब भी हैं, शेर अफजल मरवत भी हैं, क्योंकि उनके पास पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा भी है। शेर अफजल मरवत साहब के पास सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा रऊफ हसन साहब के पास है। तो जैसे ही फवाद चौधरी साहब आएंगे तो इन दोनों के ओहदे जो हैं वो खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से उनकी मुखालफत की जा रही है और उसमें शिबली फराज साहब भी मौजूद हैं जो मेरे पास राय खबर दे रहे हैं कि इस ये सूरत हाल अंदर खाते बनी हुई है और फिर यही लोग जो हैं वो खान साहब को डसने वाले हैं और यही लोग सांप बनकर खान साहब जो है उनकी पीठ पर चूल्हा घोंप रहे हैं। अब जनाब दूसरी जानिब खुफिया एजेंसीज के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी खुफिया एजेंसीज से रिपोर्ट तलब कर लिया, जवाब मांग लिया है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है उस मामले के ऊपर। अब पेशावर हाईकोर्ट ने जनाब इंकशाफ किया है कि खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में अपनी मर्जी के फैसलों के लिए मुदाखलत की और बात ना मानने पर जजेस को अफगानिस्तान से गैर रियासती इनासे से जान से मारने की धमकियां मिली। और एक्सप्रेस न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस में पेशावर हाईकोर्ट की तजावीज इस वक्त सामने आ चुकी हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने जो आज के केस में तजावीज रखी हैं वो मैंने आपको सामने बता दी है कि जनाब ये आज की तजावीज हैं। और फिर ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से कि हमारे लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज जो है इन्वॉल्व थी और फिर इस वक्त जजेस मुतहरिक हो चुके हैं, वो जनाब यूनाइट हो गए हैं। और यहां पर अगर आप ये देखें कि जुडिशरी यूनाइट हो गई है, सहाफ़ी यूनाइट हो चुके हैं। अहमद मीर और इमरान रियाज साहब की आज की जो मुलाकात और फिर तमाम सहाफ़ी मौजूद थे आरसीसी कत्ल केस को लेकर। और फिर अगर यहाँ पर वकला भी मजबूत हो जाए, सियासतदान भी आपस में मिल जाए, तो जो 75 साल की बादशाहत है आज वो डूबने का खतरा है। और जजेस जिस तरह से आज इकट्ठे हो चुके हैं तो यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पेशावर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने जनाब बादशाह को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अब आपका वक्त जनाब खत्म हो चुका है। और पेशावर हाईकोर्ट ने जनाब कह दिया है कि हम किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं लेंगे और हमने ये कसम ली हुई है, हमने ये हल्फ लिया हुआ है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।